Good morning, everyone. Uh, Can you see the screen? can you hear me? Okay. Screen is visible. Okay. Good morning, everyone. टुडे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंडर में जो फिट इंडिया मूवमेंट यूथ क्लब है, उन्होंने सात्विक भोजन के विषय पर जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर मैं आपको सात्विक भोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर श्री SR जोशी साहब, फिर कन्वेनर साहब है प्रोफेसर JB शर्मा साहब, और कोऑर्डिनेटर्स प्रोफेसर श्री PG भाखड़ साहब एंड PG प्रोफेसर UV जोशी साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर सात्विक भोजन के बारे में जानकारी देने का मौका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सात्विक भोजन के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। तो जो YouTube होता है उस पे हिमानीस किचन नाम की मैं कुकिंग चैनल पिछले 1.5 साल से चला रही हूँ, और मेरी जो एज है वो 25 ईयर्स है। और मैंने पाटन में जो हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी है वहाँ से BSc CNIT तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। और अभी करंट पोजीशन अगर मैं आपको मेरी बताऊँ तो मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ और मैं एक मदर भी हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। और मैं हिमानीस किचन और जय हरी स्पाइसेस की प्रोप्रिएटर भी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आपको मेरी जर्नी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। तो जब मैं 1 साल की थी तब मेरे मदर और फादर की डेथ हो गई थी, और 1 से लेकर 18 साल तक मैं मेरे अंकल के वहाँ रही, और वहाँ रहकर मैंने मेरा BSc IT का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, और 18 साल होते ही मेरी शादी हो गई। तो मेरे पास जो लोग कहते हैं कि माँ होती है तो वो बच्ची को सिखाती है और उसे ट्रेन करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैड नो माई मदर एंड ऑल्सो फादर। सो मुझे कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन थैंक्स टू गॉड के मेरे पास एक ऐसी फैमिली अब आ गई थी जिन्होंने मुझे बहुत तरह से सपोर्ट किया, नॉट ओनली इन कुकिंग बट मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो मेरे घर वालों के सपोर्ट की वजह से मैं आज स्टार्ट कर पाई हूँ। तो जो मेरे मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे कुकिंग के बारे में गुजराती में कहते हैं ना सुनने थी सर्जन करવું, तो मैंने मुझे पहले से ही उन्होंने कुकिंग के बारे में सिखाया। मेरे घर वालों ने मुझे एक ही बात कही कि तुम कुकिंग सीख कर नहीं आई हो लेकिन सीख तो सकती हो, जैसा भी बने चाहे वो कच्चा हो या जल ही क्यों ना जाए लेकिन तुम ट्राई करो। और ऐसे ही आज मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मैंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रेसिपी बनाना स्टार्ट की, और आज मैं कुछ भी नहीं थी और उसके कंपैरिजन में आज मैं जहाँ पर भी हूँ तो उन लोगों की बदौलत हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी। और अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया मेरे मगज में कैसे आया। तो मेरे जो हस्बैंड है वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। तो एक दिन हम डिनर में खाना खा रहे थे साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी माँ ऑफिस में आई थी मेरे और मुझे बताती थी कि ये मेरा बेटा है, वो पूरा दिन यूट्यूब पर काम करता रहता है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, तो आप उसे कुछ समझाइए। तभी मेरे हस्बैंड ने उस बच्चे को बुलाया और फिर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, पूरे दिन यूट्यूब पर क्यों इस तरह से बैठे रहते हो। फिर उस बच्चे ने कहा कि सर मैं इनमें से इसमें वीडियो पोस्ट करता हूँ और उसमें से मुझे इनकम मिलती है। तो ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने ड्यूरिंग द डिनर बताई। तो मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि यूट्यूब पे से इनकम ये कैसे होता है। फिर वो स्टूडेंट से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली और उसने मुझे बताया कि आप किसी भी टॉपिक पर अपनी चैनल बना सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, और जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो तो उसके बाद आप इनकम भी कमा सकती है। तो ये जो आइडिया था वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी संभाल लूँगी, मेरी फैमिली को भी मैं संभाल पाऊँगी, और मोबाइल जो है तो मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो उनका यूज़ मैं व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर टाइम पास करके क्यों वेस्ट करूँ।
क्यों ना मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करूँ कि जिसकी वजह से ये मुझे काम भी आए, मेरा भी कुछ नाम हो, और मैंने ये 18 साल तक कुछ पढ़ाई की है तो वो भी मुझे काम आए। तो इसी जो सोच थी, तो 4 साल तो मेरे सोचने में ही रह गए, लेकिन फाइनली मैंने 2018 में मेरी चैनल स्टार्ट कर ही ली। और चैनल स्टार्ट करने के बाद मैं लोगों की कमेंट्स अच्छी अच्छी आने लगी कि मैडम आप बहुत अच्छी तरह से रेसिपी बनाते हो, आप सिखाते अच्छे हो, आप अब ये रेसिपी ट्राई करो, वो रेसिपी ट्राई करो। तो ये सारी कमेंट्स पढ़कर मुझे और मेरा उत्साह जो है वो और इंक्रीज़ हुआ, और मैं नई नई रेसिपी ट्राई करने लगी। और आज इस 1.5 साल में मैंने मेरी चैनल पर 53,000 प्लस सब्सक्राइबर कर कंप्लीट किए हैं। और अभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे जो जो कमेंट्स में सजेशन देते हैं उसे मैं फॉलो करती हूँ। और जो भी रेसिपी मुझे नहीं आती है वो भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी मैं भी लर्निंग मोड पर हूँ, मैं कुकिंग मास्टर तो नहीं बन गई हूँ। तो ऐसे ही अभी चला जाता है, ये यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो अभी जो मेन टॉपिक है हमारा कि सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन के बारे में मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सात्विक भोजन हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं ये सात्विक भोजन के बारे में बात करने के लिए। तो हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से बहुत ही हैरान हो रही है। और ये कोरोना इतना भयंकर हो रहा है और इतना फैला जा रहा है कि वैक्सीन भी अभी इसकी ढूंढी नहीं गई है, इसकी दवाई भी नहीं मिल रही है। और हम पैसा खर्च करने के बावजूद भी अपने जो रिलेटिव्स है उसे खो चुके हैं और खो रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और हमें पहले क्या सावधानी रखी होती तो ये कोरोना हमें नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी इफेक्ट होती है उसकी और नेगेटिव भी इफेक्ट होती है। तो कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट में, अब नेगेटिव इफेक्ट तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि इससे क्या हमें लॉस हुआ है। हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो चुकी है, एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि कहाँ से पैसे लाओ, कहाँ से अपना घर चलाओ, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाओ। ऐसा उन लोगों को हो रहा है। तो ये सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट तो हम जानते ही है, लेकिन मेरी तरह मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो कोरोना है उसमें से हमें थोड़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखनी चाहिए। वो आपको लगेगा कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट कैसे? तो कोरोना आने की वजह से हम लोग जंक फूड कम खाने लगे हैं। हम जो है वो फ्रूट को अहमियत देने लगे हैं। हमने 1 महीना पूरा लॉकडाउन में बिताया, तो वो 1 महीना किसी ने भी जंक फूड बाहर का नहीं खाया। कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे 1 दिन वड़ा पाव खाने के बिना चलता ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि मुझे वीक में 1 बार पिज़्ज़ा तो खाना ही होगा, मुझे पिज़्ज़ा के बिना चलता ही नहीं। तो उन लोगों ने भी ये लॉकडाउन के समय में कुछ भी नहीं किया, घर पर बैठे घर का खाना खाया, कुछ भी नहीं हुआ इन लोगों को। तो जंक फूड खाना हमने कम किया है। दूसरी बात कि जिन लोगों को विटामिन सी क्या है, विटामिन सी के फ़ायदे क्या है और किसमें से हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं, जो फूड ये कौन सा है, तो उनके बारे में भी पता नहीं था। तो वो लोग भी आज अवेयर हुए हैं फूड के बारे में। लोग फल ज़्यादा खा रहे हैं, हरी सब्जी ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये जो कोरोना है वो आने के बाद स्टार्ट हुआ है। पहले अगर आप किसी को कहो कि आप ऑरेंज जूस पियोगे, तो वो ऐसे ही कहेगा, नहीं ऑरेंज जूस क्यों पिए, सोडा बॉटल लाओ। तो अभी कोरोना के आने के बाद लोगों को क्या हुआ है, हाँ ऑरेंज जूस दे दो, हमें विटामिन सी मिलेगा, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो ये तो जो कोरोना आने के बाद एक चीज़ ऐसी है, मैं आपको मेरे तरीके से बताना चाहूँगी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होके, आपके शरीर के अंदर कोरोना अगर आ भी जाए, तो उसके सामने लड़ने के लिए आपको कुछ अंदर, फॉर एग्जांपल आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिसकी वजह से आप कोरोना या फिर बीजी कोई भी बीमारी आपको आए तो उसके सामने आप लड़ पाओ। तो ये एक ही आप टैबलेट खाओ, उसकी जगह तो अच्छा है कि आप फ्रूट खाओ। तो जो आपने फ्रूट खाया होगा पहले और अभी आप खाना स्टार्ट कर रहे हो, आप फ्रूट के जूस ले रहे हो, हरी पत्ती की सब्जियां ले रहे हो, तो आपके अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो आप इंक्रीज कर रहे हो। और उसकी वजह से आपके शरीर में जो रोग
सपोज के एंटर हो भी गया है तो वो शरीर के अंदर जो आपने फ्रूट खाया है उससे जो विटामिन और प्रोटीन आपको मिलते हैं उससे आपको लड़ने की ताकत मिलेगी और आपको कोई भी रोग नहीं होगा, और अगर हो भी गया है तो बहुत ही स्मॉल टाइम में वो चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दूंगी। तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर में हम जो रोज़ चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारे शरीर को लोड पहुंचता है। ओके, तो ताकत तो लगती है, तो वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है? हमारे फूड से मिलती है। अगर आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या आपको लगता है कि आप 5वें दिन ठीक से चल पाओगे या ठीक से बैठ पाओगे, दौड़ पाओगे? नहीं। तो जो भी है वो आहार है। अगर आप ठीक से खाना खाओगे, अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आप ठीक से रखोगे, यानी कि जंक फूड कम खाओगे, फ्रूट ज़्यादा खाओगे, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो खाने में आप बैलेंस रखोगे, तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो स्लाइड में दिख रहा है, जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन कौन कौन से आवश्यक है, तो उसमें प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब यहाँ पर हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उनमें से मैं यहाँ पर आपको पहले विटामिन के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? तो टोटल 12 टाइप के विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन ए होता है, बी में भी B1, B2, B3, B5, 6, 7 एंड 12। तो ये जो विटामिन B1 से लेकर B12 तक जो विटामिन है उसका जो ग्रुप बनता है उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओ और अगर आप ऐसा कहो कि मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, आपको बी कॉम्प्लेक्स यानी कि भूख लगने की दवाई देगा। तो भूख लगने की जो दवा होती है उसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम वो दवाई खाने की जगह ऐसा फूड खाएं जिसमें कि हमको बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है डायरेक्टली, तो क्यों ना हम वैसा फूड खाएं। तो आज मैं आपको उसी तरह से बात करना चाहूँगी। उसके बाद यहाँ पर विटामिन सी है, डी है, ई एंड के है। तो ये जो सारे विटामिन हैं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ मात्रा में बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या क्या तकलीफ होती है। तो अगर शाम के बाद जो थोड़ा अंधेरा हो जाता है तब अगर आपको दिखना कम हो जाता है तो उसका कारण क्या है? तो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि अगर मैं गुजराती में कहूँ तो આંખોની દ્રષ્ટિ માટે અત્યંત ઉપયોગી છે। મતલબ કે તમારે આંખોથી જો તમે સારું જોઈ શકો છો તો તમારી અંદર વિટામિન એ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં છે, પરંતુ તમને સાંજ પછી જોવામાં તકલીફ પડે છે, બરાબર? તો એવું કોઈ બી નાનું બાળક હોય તો એમને અંધારામાં એ લોકો જોઈ નથી શકતા, એ લોકો ફરિયાદ કરતા હોય છે, તો આપણે શું કરીએ છીએ, ચશ્મા કઢાઈએ છીએ, એના નંબર કઢાઈએ છીએ। પણ આપણે જે લોકોને આવી प्रॉब्लम થાય છે तो उन लोगों को हमें इस तरह का फूड देना चाहिए तो जिनसे विटामिन ए डायरेक्टली उनके शरीर में पहुंच जाए। तो विटामिन ए कोई भी टैबलेट खाने से अच्छा है कि आप गाजर खाओ। गाजर में से विटामिन ए आपको बहुत ज़्यादातर प्रमाण में मिलता है। तो गाजर अभी जो विंटर की सीज़न है बहुत फ्रेश मिलते हैं। आपको गाजर कच्चे नहीं पसंद है तो आप हलवा बनाकर भी खा सकते हैं, वो भी बहुत डिलीशियस लगता है। उसके अलावा आप पालक भी खा सकते हैं, कच्चा पालक खाओ या फिर पालक का सूप बनाकर पियो, उसमें भी बहुत मात्रा में विटामिन ए आपको मिलेगा। कैबेज है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, इन सब में से विटामिन ए आपको मिल जाएगा। और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए ये विटामिन ए बहुत ही हेल्दी होता है। तो स्किन के लिए भी ये हेल्दी है, हेयर के लिए, नेल के लिए, हमारे जो मसूड़े हैं, बोन्स हैं, उन सब के लिए ये विटामिन ए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ये विटामिन ए की बात हुई। अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर विटामिन ए, B1, B2, B3 इन सब के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेन है, जो इन सब का ग्रुप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो
तो जो विटामिन बी हमारे शरीर में जाता है तो आपको क्या महसूस होता है? तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। हम हमारी जो शरीर के स्नायु है वो बहुत ही फिट रहते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ईज़िली वर्क करता है। हम कुछ हैवी फूड ले लेते हैं, लाइक हम पिज़्ज़ा खाते हैं या फिर बर्गर खाते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आता है ऐसा फूड आपको लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके इम्यूनिटी सिस्टम में भी इंक्रीज होगा, आपका जो फूड है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। अभी मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आपके शरीर में है ही नहीं तो क्या होगा उससे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से कम होगा, जिसका जो वो डिसीज़ है उसको बेरी बेरी कहते हैं। ये बेरी बेरी रोग में क्या होता है, तो आपका जो शरीर है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, आपको जो नींद है वो कम आती है, आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें सूजन आ जाती है और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है आपकी, वो खराब हो जाती है, आपका खुराक पचता ही नहीं है, आपको सिर दर्द होता है और आपकी जो हाथ और पैर की जो उंगलियों है उसमें आपको वाइब्रेशन होने शुरू हो जाता है। तो ऐसा सब कुछ ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड ना खाएं या फिर रोज़िंदा खुराक हम ना खाएं, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन हमें हमारे फूड के अंदर थोड़ा सा फ्रूट या फिर फ्रूट का जूस इन्वॉल्व करना है। अगर आप दिन में सिर्फ एक ग्लास, सुबह सिर्फ एक ग्लास आप किसी भी फ्रूट का जूस या फिर फ्रूट की डिश आप लेते हो तो पूरे दिन की आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो टमाटर है, हरी सब्जी है, आलमंड्स यानी कि बादाम है, वॉलनट्स है, सुपारी है, नारंगी, द्राक्ष, मिल्क है, तो ये जो सब फूड मैंने यहाँ पर बताया है उसमें से आपको बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही भरपूर मात्रा में मिल जाता है। कर्ड है, कर्ड यानी कि दही, दही हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसमें से बहुत ही भरपूर मात्रा में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो एक कटोरी दही अगर आप दिन में खाते हो तो पूरे दिन की आपको एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन सी। अभी कोरोना आने के बाद विटामिन सी बहुत ही लोगों को इसकी जानकारी आ गई है कि विटामिन सी अगर आपके शरीर में होगा तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी तरह से बनी रहेगी, आपको कोरोना के सामने लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स यानी कि हमारी जो रक्त वाहिका जिसमें से ब्लड जिसमें से आता है और जाता है, तो उसे जो मजबूत बनाता है। हम कहते हैं ना कि एक पाइप, सपोज क्यों आपको गुजराती में आप बताऊँ तो कोई भी पाइप होती है उसमें से पानी बहुत ज़्यादा ફટાફટ ક્યારે પાણી જાય, તો પાઇપ જ્યારે મજબૂત હોય ત્યારે જ એમાંથી પાણી ફટાફટ જાય। હવે તમારી પાઇપ જ મજબૂત નહીં હોય અથવા તો તૂટેલી હશે અથવા તો લીકેજ થઈ ગઈ હશે, નબળી હશે, તો પાણી લીકેજ થવાનું, બરાબર। તો એ જ રીતે આપણી રક્તવાહિકા હોય છે ને, એમાંથી રક્તનું વહન થાય છે, તો એ રક્તની વાહિકાઓને મજબૂત બનાવવાનું કામ વિટામિન सी करे છે। અને आपको अगर सामान्य फीवर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सामान्य फीवर, तो आप टैबलेट की जगह आप ऑरेंज जूस या फिर पोमोग्रेनेट यानी कि दाडम है, नींबू का जो शरबत है वो अगर आप लेते हो तो टैबलेट की कंपैरिजन में आप बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाओगे। अगर आपके शरीर में विटामिन सी नहीं है तो आपको क्या हो सकता है, आपको स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है। स्कर्वी में क्या होता है, तो आपके जो मसूड़े हैं उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है, फिर आपके जो दांत है उसमें भी बहुत पेन रहता है, आपको भूख कम लगती है, आपका वज़न भी कम होने लगता है। तो ये सब ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अभी जो ग्वावा है यानी कि जामफल जे આપણે કહીએ છીએ, ग्वावा बहुत फ्रेश मिलते हैं इस विंटर में, तो आप ग्वावा की डिश बनाकर खा सकते हो, आप टमाटर खा सकते हो, नारंगी या फिर जो ऑरेंज मैंने कहा तो उसका जूस वो तो बेस्ट है अपने शरीर के लिए, आंवला आप ले सकते हो। तो ये सब विटामिन सी रिच फूड है। इसके आगे मैं आपको बात करना चाहूँगी विटामिन डी के बारे में। अभी विटामिन डी क्या है, तो
अगर मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ी देर धूप में बैठो, तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं धूप में नहीं बैठना है, गर्मी बहुत लगेगी, या फिर ऐसा टाइम नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी बिजी लाइफ होती है, ऐसा बिजी शेड्यूल होता है कि वो धूप में बैठना नहीं चाहते, और या तो फिर उसके उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अभी जो विंटर में जो 12 बजे के पहले का जो सनलाइट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। अगर आप आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटा होगा तो बहुत अच्छा है, सनलाइट में बैठते हो तो आपके शरीर में विटामिन सी डायरेक्टली आपके शरीर में पहुंच जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही मजबूत बनते हैं। उसकी वजह से हमारे जो बोन्स होते हैं वो अगर वीक हो गए हैं तो ये विटामिन डी उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आपको कुछ भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन या कोई भी सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप दिन के आधा घंटा या 1 घंटा सनलाइट में बैठोगे तो आपका जो पूरा बॉडी सिस्टम है, आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसका भी ये लेवल को बैलेंस रखता है। आपको कमज़ोरी है, अगर आपके सिर में दर्द है, अगर आपको चक्कर आने लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो आप क्या कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने कहा सनलाइट वो तो बेस्ट है, उसकी जगह आप दूध पी सकते हो। तो दूध जो है वो दिन से दिन दिन की कंपैरिजन में अगर आप रात में दूध 1 गिलास पियो तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, उसमें भी ये विटामिन डी बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अभी जो विटामिन ई के बारे में बात करेंगे तो जो गर्ल्स लोग होती है वो अक्सर ऐसे कहती है हेयर फॉल बहुत होता है, स्किन में पिंपल हो चुके हैं। तो इन सबके लिए जो बेस्ट है वो विटामिन ई है। कई सारी लड़कियां ऐसी भी होगी जो विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करती होगी हेयर और स्किन के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो टैबलेट की जगह ऐसा फूड सजेस्ट करूँगी जो आप खाते हो तो डायरेक्टली आपके शरीर में विटामिन ई जाएगा। आप हरी सब्जियां ले सकते हो, आलमंड्स यानी कि बादाम, दिन के 8 या 10 बादाम बहुत है। आप बहुत नहीं खा सकते कोई बात नहीं, आप बादाम का दूध बनाकर पियो, इससे दूध दूध भी आपके पेट में जाएगा, बादाम भी जाएगी, तो विटामिन ई आपको मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं विटामिन ई युक्त जो बादाम का तेल बाजार में मिलता है वो लाकर अपने बालों में अप्लाई करते हैं, तो वो तो केमिकल ही है। बाजार में जो मिलता है वो प्रोडक्ट है, नहीं कि कोई प्रकृति से दिया गया हुआ फ्रेश विटामिन ई का स्रोत। लेकिन प्रकृति से जो हमें मिलता है वो है हरी सब्जी, जिसके अंदर प्योर और शुद्ध मात्रा में विटामिन ई है। तो क्यों ना हम पालक खाएं, मेथी खाएं, ओके, कोरिएंडर का यूज़ ज़्यादा करें, यानी कि कोथमीर जो है उसका हम अपने फूड में ज़्यादा इस्तेमाल करें। सोयाबीन इज़ अ बेस्ट फॉर विटामिन ई, तो सोयाबीन का हम हमारे फूड में ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे हमें विटामिन ई मिल जाएगा। अभी आपके शरीर में जो विटामिन ई नहीं है तो उससे क्या होगा, तो उसकी कमी की वजह से आपको क्या हो सकता है, वांछड़ापणું ગુજરાતીમાં કહે છે, यानी कि कोई ऐसी लेडीज़ है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई की कमी हो तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये जो मैंने सारे फूड बताए वो अगर आप आपके रोज़िंदा खाने में यूज़ करोगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन के કોઈ બી जो बेबी है, जो गर्भस्थ बालक આપણે कहिए कि जे माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। 9 महीने तक हमें उसे संभाल कर रखना होता है और उसका विकास अच्छी तरह से होता है या नहीं ये भी हमें बहुत ही उसका ध्यान रखना होता है। तो विटामिन के अगर आपके शरीर में पूर्ति मात्रा में है तो उसका जो विकास है बहुत अच्छी तरह से होगा। और विटामिन के अगर आपके शरीर में नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा किसको होगी, तो जो लेडीज़ है, जो गर्ल है उसको विटामिन के की उणप से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको ब्लीडिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि रक्तस्राव तो विटामिन के की कमी से होता है। अब इससे बचने के लिए आप कैसे कैसे फूड ले सकते हो, तो
तो सरसों की भाजी है, फ्लावर है, गोभी, कोथमीर, बादाम, मछली है, इंडा, ये नॉनवेज के लिए आता है, तो ये सारे हैं। अभी विटामिन कंप्लीट हो गए हैं, तो ऐसे ही प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। तो जो प्रोटीन के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है, आप मसूर की दाल ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, इन एग ले सकते हो, मकाई जो अभी बॉयल अमेरिकन मकाई जो कहते हैं, तो वो हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाए रखने में मदद करती है, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि प्रोटीन की कमी से आपको क्या क्या होता है। तो प्रोटीन अगर आपके शरीर में ज़्यादातर मात्रा में नहीं है, तो आप लगातार बीमार पड़ोगे। अभी आपको लगेगा मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से खाना खा रहा हूँ, अच्छी तरह से मेरी लाइफस्टाइल है, मैं नींद पूरी ले रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन की कमी है, तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? आप ज़्यादातर बीमार पड़ोगे, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो डाउन हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी रोग आपके शरीर में एंटर होता है, तो आपके शरीर में ऐसा फूड ही नहीं है, आपके शरीर में आपने सोल्जर ऐसे बनाए ही नहीं है जो आपके रोग के सामने लड़ सके। अब अगर आपको ज़ुकाम होता है, समझ लो कि आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो कोरोना के सामने लड़ने के लिए आपके शरीर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सोल्जर्स तो होने चाहिए जो आपको, जो कोरोना के सामने लड़ पाए। आपने फूड खाया ही नहीं पहले, या फिर पॉजिटिव आने के बाद भी आप अगर फ्रूट नहीं खाते हो, फ्रूट का जूस नहीं पीते हो, तो कोरोना के सामने आपके बॉडी में से कौन लड़ेगा? आपके बॉडी में कुछ तो ऐसे होने चाहिए जिसे लड़ना होगा। तो यही है एक कारण कि आप फ्रूट ज़्यादा लो, आप प्रोटीन युक्त आहार अपने खुराक जो लंच है या फिर डिनर उसमें लो, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मेन है सात्विक आहार, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो हमारी भगवत गीता है, उसमें भगवान जो श्री कृष्ण है, उन्होंने 3 प्रकार के आहार बताए हैं। राजसी आहार बताया है, तामसी आहार बताया है और सात्विक आहार बताया है। तो सात्विक आहार के बारे में तो हम यहाँ पर बात करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको राजसी आहार के बारे में बात करना चाहूँगी। राजसी आहार क्या है? तो जब पहले लोग राजा महाराजा होते थे, तो उन लोगों के घर में घी, तेल और ज़्यादातर मिर्च मसाले वाले फूड बनते थे। तो ये जो सारे फूड है वो राजसी आहार है। उसमें क्या होता है, मसालेदार होता है खाना, अनियन का यूज़ ज़्यादा होता है, गार्लिक का यूज़ ज़्यादा होता है, जो चाय, कॉफ़ी, ये सब ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। तो ये जो सारा फूड है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये जो हमारा माइंड है उसे उत्तेजित करता है। हम गुस्से, ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी जो बात है उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तो ये राजसी फूड है। उसके बाद यहाँ पर तामसी आहार। तामसी आहार जो हम अभी अभी की जो लाइफस्टाइल है, अभी की जो जनरेशन है, ये ज़्यादातर तामसी फूड ले रही है। तो ये कैसा फूड है? तो मांस है, मछली है, फिर जो अनियन एंड गार्लिक की जो सारी रेसिपीज़ है। उसके बाद जो बासी भोजन, वो भी तामसी आहार में माना जाता है। फिर जो बहुत मीठा भोजन होता है वो भी तामसी भोजन में माना जाता है। आपको पता है, ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी खुराक आप अभी पकाते हो और 3 घंटे या फिर 5 घंटे के बाद उसे खाते हो, तो वो जो खुराक है वो बासी हो चुका है। भले ही आपने अभी बनाया हो, लेकिन 5 घंटे बाद अगर आप उसे खाते हो तो वो बासी खुराक में माना जाता है। तो आप जब भी कोई भी खुराक बनाओ, तो उसे आपको 3 घंटे के अंदर, और चलो आप 3 घंटे में नहीं खा सकते हो, तो मैक्सिमम आप 5 घंटे के अंदर वो खाना खा लीजिए। अदरवाइज़ वो बासी फूड में चला जाता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको सात्विक आहार के बारे में बात करूँगी। तो हमारा जो योग है, हमारा जो आयुर्वेद है, वो हमें सात्विक आहार खाने के लिए पहले से ही प्रीफर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आहार है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ये जो
आप जंक फूड बहुत लेते हैं, आप अभी की जो जनरेशन है वो अल्कोहल के पीछे पड़ी है। तो अल्कोहल जो है वो तामसी आहार है। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो हमेशा गुस्से में रहता है। आप थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाते हो, आपको नींद कम आने लगती है, आपको बेचैनी सी लगती है, आप सुबह उठते हो लेकिन फ्रेश फील नहीं करते हो। क्यों? आपको नींद तो पूरी मिली है लेकिन फ्रेश फील नहीं करते हो। तो ये सारा आपके फूड पर प्रीफर है। लेकिन आप अपने जो डेली लाइफ है उसमें सात्विक आहार इन्वॉल्व करोगे तो ये सब आपको नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रोज़ पूरे वीक में रोज़ आप सात्विक आहार लो, लेकिन आप वीक में एक बार या फिर 2 बार सात्विक आहार अपने लंच या डिनर में ऐड करो। आपके जो बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका बॉडी जो हमारे पाचन नहीं कर पाता है, तो उन सबको ये बैलेंस करेगा। तो जो हमारी त्वचा है, हमारे जो हेयर है, उससे भी ये सात्विक आहार बहुत अच्छी तरह से ये हेल्पफुल रहता है। आप हरी सब्जियां ले सकते हो, दूध है, आप स्प्राउट ले सकते हो। स्प्राउट अभी की जनरेशन को अगर आप खाने को दो तो वो मना कर देंगे कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्प्राउट जो है, यानी कि गुजराती में कहूँ कि फणगावेલું કઠોળ, ફણગાવેલા મગ છે, મઠ છે, એ જો તમે લો તો એ તમારા શરીર માટે બેસ્ટ છે। तो અહીંયા सात्विक आहार में हूँ तमने यहाँ पर मैं 4 जो उसके पार्ट है उसके बारे में बात करूँगी, जिसमें पहला है जीवित भोजन। अभी ये जीवित भोजन क्या है? तो वो है लिविंग फूड। लिविंग फूड यानी क्या? तो सजीव भोजन आता है और निर्जीव भोजन आता है। अभी निर्जीव भोजन क्या है? तो हम जो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ये सब निर्जीव भोजन है। इसमें से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जीवित भोजन लिविंग फूड क्या है? तो जो माँ प्रकृति से हमें डायरेक्टली मिलता है, यानी कि हरी पत्ती की सब्जियां हैं, आलू है, कोई भी अनाज है, ये सब जीवित भोजन है। और अगर इन सबको आप अपने फूड में इन्वॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी मिल ही जाएगी। भगवत गीता के अंदर 70वां जो श्लोक है उसके अंदर 10वां अध्याय जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर मैं आपको गुजराती में बताऊँ तो ऐसा कहा गया कि जे भोजन अर्धું પાકેલું અને અડધું કાચું, સુકાઈ ગયેલા રસનું, સ્વભાવે જ દુર્ગંધી, વાસી અને એઠું છે, તથા જે અપવિત્ર પણ છે, તો એ બધું તામસી ભોજન છે, તામસી ભોજન ગણાય છે। એટલે ભગવાન કૃષ્ણ જેવું કહે છે કે તમે અડધું પાકેલું મતલબ કે તમે રસોઈ તો બનાવી છે પરંતુ એ કાચી રહી ગઈ છે, તો એ ભોજન તામસીમાં ગણાશે। સુકાઈ ગયેલા રસનું, હવે તમે સપોઝ કે આજે કાકડી ખરીદીને લાવે છો, કાકડી પડી જ રહી છે તમારી પાસે અને તમે એનો યુઝ અઠવાડિયા પછી કરો છો, તો જે એની અંદર જે રસ છે એ તો સુકાઈ ગયો છે, છતાં પણ હવે તમે એમ કહેશો કે ના લાયા છે તો ખાઈ જ જવાની છે, પણ તમે ખાધી એનો વાંધો નથી, પણ એ સુકાઈ ગયેલા રસનું છે, તો હવે એ સાત્વિક આહાર તો નથી। તમે ભલે કાકડી ખાધી પણ એમાંથી જે એનો રસ છે એ સુકાઈ ગયો છે, બરાબર। એટલે એ જે છે એ सात्विक भोजन में नहीं गणातु। सेकंड जो पार्ट है इसका पूर्णता भोजन, यानी कि होलसम फूड। होलसम फूड, होलसम फूड का मतलब क्या है कि जे भोजन આપણને ધરતીમાંથી સીધું મળે છે, આપણી જે મા પ્રકૃતિ જે છે એમને બહુ જ વિચારીને અને ખૂબ જ આપણે જે મા પ્રકૃતિ કેમ આપણને કોઈ બી છોડ છે તો એની અંદર ખાંડ ડાયરેક્ટલી નથી ઉગતી અને ખજૂર ઉગે છે, બરાબર? કેમ કોઈ એવો કોઈ છોડ છે કે જેમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ઉગે છે? ના। બટાકા કેમ ઉગે છે? તો એ મા પ્રકૃતિ છે એમને કંઈક વિચારીને જ આપણને એવું ફૂડ આપ્યું છે કે જે તમે લેશો તો તમારે કોઈ ટેબ્લેટની જરૂર નથી, કોઈ દવાની જરૂર નથી, અને ફક્ત એ શાકભાજી ઉપર તમે વધારે ધ્યાન આપશો અને એ જ ખાશો તો તમને खूब જ સરસ રીતે તમારું हेल्थ જે जળવાई રહેશે। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी तरफ से प्रीफर करना चाहूँगी कि अगर आप शुगर ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो शुगर आप थोड़ी कम कीजिए और शुगर की जगह आप खजूर या फिर गुड़ यानी कि जैगरी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको भूख लगी है, नमकीन खाना चाहते हो तो नमकीन क्यों खाते हो? उसकी जगह आप सैलड की डिश बनाकर खाओ। अगर आपको कुछ पीने का मन कर रहा है तो आप सोडा बॉटल लेते हो, तो सोडा बॉटल क्यों लो? सोडा बॉटल की जगह एक नारियल पानी पी लो।
अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि नारियल पानी में इतनी ताकत है, अगर आप बीमार होते हो तो आपको जो बॉटल हॉस्पिटल में चढ़ाई जाती है तो वो एक बॉटल की कंपेयर में ये एक नारियल पानी अगर आप पी जाओ तो वो बॉटल चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आपको दिन में एक नहीं पी सकते तो कुछ नहीं, लेकिन एक वीक में तो आप एक नारियल पानी पी सकते हो। तो ये ज़रूर से आप फॉलो कीजिएगा। तीसरा जो पार्ट है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो हमें माँ प्रकृति ने इतना सब खाने को दिया है तो हम नॉनवेज क्यों खाएं? मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूँ, जो लोग पसंद करते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो नहीं खाते हैं, जो लोग शुद्ध शाकाहारी है, वो शाकाहारी में ऐसा भोजन ले जिससे कि आपको नॉनवेज के अंदर जो विटामिन है वो भी मिल जाए। ओके, तो वो आप ले सकते हैं। हमारे अगर मैं आपको ગુજરાતીમાં કહું તો જે નારિયેળ છે, નારિયેળને આપણા જે આયુર્વેદમાં એટલું શું કહેવાય સારું ભોજન માનવામાં આવે છે કે આપણા જે પૂર્વજો છે એમને શ્રીફળ કહેતા। આપણું કોઈ પણ લગ્ન હોય અથવા કોઈ ઉત્સવ હોય તો આપણે કેમ એમાં શ્રીફળ વધેરીને એની શરૂઆત કરીએ છીએ, કારણ કે આપણા સાધુ સંતો એવું માનતા હતા કે શ્રીફળ આપણે વધેરી અને એનો પ્રસાદ કરીશું ને તો એ દરેક ઘરે ઘરે લોકો ખાશે। પ્રસાદીના રૂપમાં તો ઠીક, પણ ખાશે તો ખરી। આમ તમે કોઈ માણસને એમ કહેશો ને કે લે તારે નારિયેળ ખાવું છે તો નહીં ખાય, પણ તમે પ્રસાદ તરીકે આપશો ને કે લે આ પ્રસાદ છે તો એ તરત ખાઈ જશે। તો આ ઇનડાયરેક્ટલી આપણા પૂર્વજોએ જ વિચારેલું છે કે નારિયેળને પ્રસાદીના સ્વરૂપમાં ધરાવો, જેથી એ દરેક ભારતના દરેક ઘરમાં એ જાય અને લોકો એને ખાતા થાય। બરાબર છે। હવે ચોથો પાઠ અહીંયા હું તમને કહું, પાણીથી ભરપૂર ભોજન, મતલબ કે વોટર રીચ ફૂડ। જે ફૂડની અંદર પાણીનું પ્રમાણ વધારે છે એવું ફૂડ તમારે લેવું। फॉर एग्जाम्पल અહીંયા वाटरमेलन अगर आप लोगे तो आपके शरीर में फ्रूट के जो विटामिन है वो तो जाएंगे, लेकिन आपके शरीर में पानी भी जाएगा। इसके अलावा आप टमाटर ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो, दाडम ले सकते हो। आपको पता नहीं होगा लेकिन हमारी जो बॉडी है ना उसमें 70% पानी है और 30% में सॉलिड सब कुछ आता है, यानी कि हमारे बोन्स है, जो हमारे स्नायु है, वो सब 30% है। तो हमें ऐसा फूड लेना चाहिए कि 70% पानी हमारे शरीर में हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए। हम पानी नहीं पी सकते, जो अभी विंटर का सीज़न है तो हम विंटर में पानी कम पीना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा फ्रूट खाएं जिससे कि आपको पानी भी मिल जाए और फ्रूट के विटामिन भी मिल जाए। तो मैं ऐसा प्रीफर करूँगी कि आप ऐसा जो मैंने यहाँ पर फ्रूट आपको बताए हैं, ये टमाटर है, तरबूज तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो गाजर है आप गाजर का जूस बनाकर पी सकते हो। आप जो बीट है, जो बीटरूट कहते हैं, बीट का जूस बनाकर पी सकते हो। आप पालक का जूस बनाकर पी सकते हो। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्थी माना जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी। तो આપણા જે પૂર્વજો છે એ કોઈ પણ છોકરીને કરિયાવરમાં પહેલાં તાંબાના બેડા આપતા, તાંબાના વાસણ આપતા। કોઈ બી વાસણ આપે તાંબાનું આપે। તો તાંબાના વાસણની અંદર જે પાણી, તાંબાનું બેડું કેમ આપતા, એમાં પાણી ભરે, એનો સંગ્રહ કરે અને પછી એ પાણી એ લોકો પીવે। તો એ પાણી એટલું શુદ્ધ માનવામાં આવતું હતું, કારણ કે જે તાંબુ છે મતલબ કે કોપર સલ્ફેટ, આપણા શરીરમાં કોપર સલ્ફેટ જવું ખૂબ જ જરૂરી છે। એ આપણા શરીરની અંદરથી બેક્ટેરિયા જે હોય એને ख़त्म करे छे। तो हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए ये जो तांबे के जो सब वासण है जो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ऐसा पानी आप पियोगे तो क्या होगा। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ठीक रहेगी, आपका जो बॉडी है वो बैलेंस में रहेगा। आपके शरीर में अगर ब्लड कम है तो ब्लड की कमी को भी दूर करेगा। और अगर आपको कैंसर है और कैंसर के कोई भी पेशेंट अगर ऐसा पानी पिए तो वो कैंसर के सामने लड़ने में भी आपको बहुत ही मदद करेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक डाइट प्लान मेरी तरह से बनाया है। तो अभी आप देख सकोगे कि लोगों में मोटापा, यानी कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं હું બહુ જાડી થઈ ગઈ છું, મારે મારું શરીર હવે ઉતારવું છે, મને મારું વજન વધી ગયું હોય એવું લાગે છે। તો એવા લોકો માટે મેં અહીંયા એક ડાયટ પ્લાન બનાવેલો છે। તો જો તમને અનુકૂળ આવે તો તમે તમારા ટાઈમ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરીને અને આ ડાયટ પ્લાનને યુઝ કરી શકો છો।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो 7 बजे का यहाँ पर लिया है। तो जो चाय कॉफ़ी है वो मैं तामसी फूड में मानती हूँ, इसीलिए चाय और कॉफ़ी की जगह यहाँ पर आप हर्बल टी ले सकते हो। अब हर्बल टी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको इसके बाद तुरंत ही बताऊँगी। हर्बल टी की जगह अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हो या फिर कोकोनट वाटर ले सकते हो, यानी कि नारियल पानी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत हेल्दी होता है। अगर 7 बजे आपने आपका ब्रेकफास्ट लिया है तो 10 बजे यानी कि 3 घंटे का हमें गैप रखना है, क्योंकि आपने जो भी अभी लिया है, चाहे वो फ्रूट जूस हो या फिर कोकोनट वाटर हो, तो उसको पचने में टाइम तो चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। तो 2 या 3 घंटे के बाद आप कोई भी फ्रूट की डिश दे सकते हो, लेकिन उसमें मैं आपको प्रिफर करूँगी कि आप सीजनल फ्रूट लो। सीजनल फ्रूट यानी कि आपको जो विंटर में जो फ्रूट मिल रहे हैं वो आप लो, आपको समर में जो फ्रूट मिल रहे हैं वो आप लो। अब उसके बाद 10 बजे आपने कोई भी डिश खाई, तो अब लंच की बारी आती है। तो लंच में आप 12 बजे सात्विक सब्जी ले सकते हो, सात्विक चपाती ले सकते हो, सात्विक खिचड़ी ले सकते हो। अब कई लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये सात्विक सब्जी क्या है? तो मैंने अभी मेरी चैनल पर इसकी रेसिपी पोस्ट नहीं की है। मैं इन शॉर्ट टाइम आई विल पोस्ट द रेसिपी ऑन सात्विक सब्जी ऑन माय चैनल। तो सात्विक सब्जी अगर आपको बनानी है, सपोज़ कि आपको आलू और गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू और गोभी को आप पहले बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद आप उसके अंदर नमक तो हमें ऐड करना ही है, तो हम रेगुलर नमक नहीं ऐड करेंगे, हम उसकी बजाय सेंधा नमक यूज़ करेंगे। सेंधा नमक ऐड कर लिया। अब लाल मिर्च पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे, उसकी जगह हम जो लाल मिर्च हरी मिर्च आती है वो चॉप करके ऐड कर देंगे। अभी इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हमारे शरीर के लिए अच्छी है, वो एंटीबैक्टीरियल है, तो हल्दी थोड़ी सी ऐड कर देंगे, कलर भी इससे अच्छा आएगा। और अब ये जो सात्विक सब्जी है उसमें हम तेल ऐड नहीं करेंगे, तेल के बिना ही ये सब्जी बनाएंगे। तो तेल के बिना कैसे? तो हम जो नारियल आता है फ्रेश कोकोनट, उसको हम ग्रेट कर लेंगे और फिर ग्रेट करने के बाद ये सब्जी में ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी सब्जी जब पक जाएगी तो उसमें से जो कोकोनट ऑयल है वो अलग होगा और ये सब्जी में मिक्स होगा। इसके लिए तो इसकी वजह से आपको तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोकोनट ऑयल की फ्लेवर इस सब्जी में आएगी। और लास्ट में आप कोरिएंडर लीव्स ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सात्विक सब्जी बना सकते हैं। अगर आप सात्विक चपाती बनाना चाहो तो सात्विक चपाती क्या है? तो અગર મેં આપકો ગુજરાતીમાં કહું તો આપણે રોજ ઘઉંની રોટલી તો ખાતા જ હોઈએ છીએ, બાજરીનો રોટલો પણ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ। તો આપણે સાત્વિક ચપાતી કઈ રીતે બનાવવાની છે? તો આપણે ઘઉં પણ આપણા શરીરમાં જવા જોઈએ અને ફ્રૂટ પણ આપણા શરીરમાં જવું જોઈએ। હવે એ કઈ રીતે પોસિબલ છે? તો સપોઝ કે તમે બીટમાંથી રોટલી બનાવો, એટલે જે બીટ છે એની પ્યુરી બનાવી દો। 1 વાટકી તમે બીટની પ્યુરી લો અને 1 વાટકી તમે ઘઉંનો લોટ લો અને એમાં મીઠાની જગ્યાએ સિંધવ મીઠું ઉમેરો, બધાને મિક્સ કરીને રોટલી બનાવો। તો એનાથી શું થશે, તમારા પેટમાં અનાજ તો જશે પ્લસ તમારા પેટમાં બીટ પણ જશે। જે તમે બીટ ખાવાનું પસંદ નથી કરતા તો બીટ પણ જશે। અને એના લીધે શું થશે, જો તમે દિવસની 2 રોટલી ખાતા હશો તો 2 રોટલી ખાશો, એમાંથી 1 રોટલી તમારા શરીરમાં અનાજ લઈ જશે અને 1 રોટલી જેટલું તમારા શરીરમાં ફ્રૂટ જશે। તો એ આપણા શરીર માટે સારું જ છે। કોઈ બાળક હોય તો એ ફ્રૂટ ખાવાનું પસંદ નથી કરતા, તો આ રીતે આપણે તેને રોટલી બનાવી આપી તો એ તરત ખાઈ જાય। કે કલરવાળી, કે ચલો આજે પિંક કલરની રોટલી છે, તમે પાલક રોટલી બનાવો તો આજે ગ્રીન કલરની છે, એમ કરીને પણ તમે બાળકને હોશે હોશે આ રીતે ખવડાવી શકો છો। અને એ જ રીતે તમે સાત્વિક ખીચડી પણ બનાવી શકો છો। अभी मैं आपको आज की जो लाइफस्टाइल है उसकी प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बताऊँ। तो आज की लाइफस्टाइल क्या है, हमें खाना पहले का खाना है। मतलब कि गुजराती में जो कहूँ तो આજે આપણે અત્યારે શિયાળો ચાલી રહ્યો છે તો આપણે શું કહીશું, કઢી રોટલો બનાવો અથવા તો શાક રોટલો બનાવો, બરાબર? મતલબ આપણે ખોરાક આપણા પૂર્વજોનો ખાવો છે, પણ આપણા પૂર્વજો શાક રોટલો ખાઈને પણ તડકામાં 4 થી 5 કલાક માટે મજૂરી કરતા, જેના કારણે શું થતું, એમનો જે ખોરાક ગમે એટલો ભારે લે પણ પચી જતો હતો। અને આપણો ખોરાક આપણે લઈને શું કરવાનું છે, લેપટોપ ઉપર વર્ક કરવાનું છે। અત્યારે કોરોનાના લીધે બધું બંધ જ છે, એટલે આપણે ઘરે ઓનલાઈન સ્ટડી કરીશું। મતલબ કે બેઠાળું જીવન છે, ક્યાં તો આપણે સૂઈ જઈશું, ક્યાં તો આપણે મોબાઈલ રમશું, ક્યાં તો આપણે લેપટોપ ઉપર બેસીશું। એનો મતલબ શું કે આપણે જે શાક અને રોટલો ખાધો છે એ આપણા શરીરમાં પચવાનો તો છે જ નહીં। સપોઝ કે તમે 12 વાગે શાક અને રોટલો ખાઈ લીધો,
ફરીથી તમને 4 વાગે ચાની ભૂખ લાગી તો તમે ચા જોડે પણ પૌવા ખાશો, ભાખરી ખાશો, ચેવડો ખાશો, કંઈ પણ ખાશો. અરે પણ તમારા શરીરમાં 12 વાગે જે શાક અને રોટલો તમે એન્ટર કર્યો છે એને પચવા તો દો. એ પચશે ત્યારબાદ તમે બીજું એન્ટર કરો. પણ એ પચતું નથી અને તમે ફરીથી ખાવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો અને પછી રાત્રે તમે એવું કહેશો કે મને ગેસ થઈ ગયો છે, ઈનો લાવો. પણ એનો કોઈ ફાયદો નથી. એના કરતાં તમે ખાઈને, તમારી પાસે જો કશું કામ નથી, તમે ફ્રી છો, અડધો કલાકનું વોક કરો. એનાથી પણ તમારી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ બેલેન્સમાં રહેશે. તો આ રીતે કંઈક તમારે સાત્વિક આહાર પણ તમે ઇન્વોલ્વ કરી શકો. અને જો તમે સાત્વિક આહાર પૂરેપૂરો વીક ના લઈ શકો, પણ અઠવાડિયામાં એકવાર, જે મેં તમને કીધું, સાત્વિક સબ્જી, सात्विक चपाती, सात्विक खिचड़ी તમે બનાવી શકો છો. उसके बाद यहाँ पर 4 बजे मैंने जो चाय की बात की, तो वो चाय की जगह आप कोकोनट वाटर, हर्बल टी और जूस ले सकते हो. और रात को डिनर आप 8 बजे करते हो तो 8 बजे आप सूप और सलाद ले सकते हो. अभी सूप कैसा, यहाँ पर जो मैंने सूप बताया, तो सूप की विधि भी मैं मेरी चैनल पर पोस्ट करूँगी. लेकिन अगर यहाँ पर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूँ, आप कैरेट सूप ये बना सकते हो, पालक का सूप बना सकते हो. उसमें हमें कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं करना है, तेल भी ऐड नहीं करना है. पालक को बॉयल करो, ग्राइंड करो, थोड़ा सा सेंधा नमक और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड करो और उसे पी जाओ. आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और आपको बहुत ये पसंद भी आएगा. या फिर आप सलाद भी ले सकते हो. अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो आयुर्वेद है उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको दिन के 10 घंटे उपवास करना चाहिए. अभी आपको मन में क्वेश्चन होगा कि दिन में उपवास कैसे करें. तो यहाँ पर एक ट्रिक है. आपने रात में 8 बजे डिनर खाया तो 8 बजे से लेकर सुबह आपको 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है. तो 8 से 7 आप कुछ भी नहीं लो, तो ये आपका उपवास हो गया है. लेकिन हम क्या करते हैं, 8 बजे खाना खाया, अभी टीवी देखते हैं, 10 बजे फिर से भूख लगी, चलो मैगी बनाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं, चलो बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए. लेकिन ये क्या है, आपने जो 8 बजे खाना खाया है, आपने सूप पिया है, सलाद खाया है, या फिर जो सात्विक सब्जी और रोटी है वो आपने रात को खाई है, तो उस खाने को हम पचने नहीं देते और डायरेक्टली हम 10 बजे दूसरा खाना हमारे पेट में एंटर करते हैं. और फिर क्या करते हैं, तुरंत ही सो जाते हैं. 10 बजे पिज़्ज़ा खाया या फिर मैगी खाई और अब सो जाते हैं. तो हमारे शरीर को पाचन करने के लिए टाइम तो मिलता ही नहीं है. सो जाते हैं तो वो स्पीड जो है पाचन की वो धीमी पड़ जाती है. नहीं आप वॉक करते हो, नहीं आप कोई काम करते हो, सिर्फ मोबाइल लिया, गेम रमी या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप देखा और फिर सो जाते हो. और सुबह उठकर आप ऐसा कहते हो, मुझे गैस हो गया है, मुझे एसिडिटी है, कब्जियत हो गए. तो ये सारी प्रॉब्लम होगी. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपको होगी. तो ये जो डाइट प्लान मैंने बताया उसी तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी. अब यहाँ पर मैं आपको हर्बल टी के बारे में बताना चाहूँगी. जो मैंने पहले आपको कहा ना कि हर्बल टी आप कैसे बना सकते हो. तो मैं यहाँ पर ये जो रेसिपी है वो एक पर्सन के लिए, यानी कि एक व्यक्ति ये इंग्रेडिएंट से चाय बना सकता है. तो 2 कप आपको पानी लेना है, पानी को आपको उबालना है. उसके अंदर आप 1 चम्मच जो सौंफ यानी कि वरियाड़ी है वो ऐड करें. 2 नंग आप इसमें कार्डमम यानी कि इलायची ऐड करें. 1 चम्मच सिनेमम स्टिक यानी कि जो तज है वो ऐड करें. 8 से 10 फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड करें. जिंजर ऐड कर सकते हैं. गुड़ ऐड यानी कि जैगरी, इससे क्या होगा, स्वीट थोड़ी सी आपको ये चाय लगेगी, तो गुड़ ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा है 2 इंच लेमन ग्रास. अभी ये लेमन ग्रास क्या है, तो ये 1 टाइप ऑफ अ ग्रास जिसका जो टेस्ट है, जो स्मेल है वो नींबू की तरह होता है. तो लेमन ग्रास इज़ अ बेस्ट. बट अगर आपके पास लेमन ग्रास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो नींबू है उसको ग्रेट कर सकते हो, मतलब कि उनकी जो छाल है ये आप हर्बल टी में ऐड कर सकते हो. इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी और हर्बल टी आपको बहुत अच्छी लगेगी. तो ये टी आप दिन में एक बार नहीं तो वीक में 2 या 3 बार आप ट्राई करो. आपको जो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, इन सब में से आपको राहत मिल जाएगी.
अभी मैं यहाँ पर आपको बात करना चाहूँगी प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है। अभी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हो, ये मेरा जो वेबिनार है वो सुन रही होगी, कुछ लड़के भी सुन रहे होंगे। लेकिन जो लड़के सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में या फिर आपके आसपास में कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, तो आप उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हो कि आप कैसा कैसा फूड खाओ जो आपके लिए और आपके जो बेबी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो प्रेग्नेंट वुमन है, उसके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन, ये 5 चीज़ें बहुत मेन है। ये 5 चीज़ें अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन में नहीं है तो वो बहुत वीक पड़ जाएगी। अगर आप कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है वो हॉस्पिटल भी जाती है तो उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्टेमिना बना रहे, उसके अंदर एनर्जी बनी रहे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फॉलिक एसिड की आप गोली लो, वो ठीक है, आप भले ही वो गोली लो, लेकिन उसके साथ ही में अगर आप दिन के 1 या 2 केले खा लो, आप रोज़ एक गिलास नींबू का जूस पी लो, जो भिंडी की सब्जी आती है उसमें भी आपको फॉलिक एसिड अच्छी तरह से मिलेगा, तो वो आप खा लो, तो उससे आपको फॉलिक एसिड मिलता रहेगा। उसके बाद आप रोज़ 1 गिलास दूध पियो। आलमंड्स है, जो प्रेग्नेंट वुमन है वो दिन के 2 या 3 बार आलमंड खा। नारियल पानी पियो। पीनट्स है, अखरोट है, वो सब आप ले सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, लास्ट में यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो लोगो है वो मेरी चैनल का है, मेरी जो यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरी चैनल सर्च कर रहे हो तो ये लोगो देखकर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ऑल्सो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। पीयूष भाई पटेल का मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये मौका दिया। And I want to say that this was my first lecture in my career. Hello? Yes, sir. હા, તમે અંડરવેટ હો તો તમારે તમારા કેન આઈ સ્પીક ઇન ગુજરાતી? ઓકે. તો તમે છે ને તમારા જે રોજિંદા જીવનમાં ખજૂર વધારે ખાઓ. અત્યારે ખજૂર બહુ સારી મળે છે, હેલ્થી મળે છે, તો ખજૂર તમે દિવસની 4-5 ખાશો અને ખજૂર અને દૂધનું કોમ્બિનેશન કરીને ખાશો તો એ બેસ્ટ રહેશે. બીજું કે કેળા અને દૂધ એ પણ તમે લઈ શકો, એ પણ તમારા શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી રહેશે. એ સિવાય મેં જે કીધું બી કોમ્પ્લેક્સ, તો બી કોમ્પ્લેક્સથી કયા ફૂડ છે. હલો, અવાજ કપાય છે મારો કે ક્લિયર આવે છે? ઓકે. સોરી. હા, તો તમે ખજૂર પણ લઈ શકો. તમે કેળા અને દૂધનું કોમ્બિનેશન, તમે 2 કેળા અને 1 ગ્લાસ દૂધ જો પર ડે લેશો તો તમને મહિના પછી એમાં ફરક દેખાશે. એ સિવાય તમે બી કોમ્પ્લેક્સની અંદર જે ફૂડ મેં તમને કીધા કે બી કોમ્પ્લેક્સ માટે કયા ફૂડ છે એ પણ તમે લઈ શકો. તમે ટામેટાની ડીશ બનાવીને ખાઈ શકો, અખરોટનો યુઝ વધારે કરી શકો, બદામ લઈ શકો, દૂધ, દ્રાક્ષ એ બધું લઈ શકો, તો એનાથી ફેર પડશે. અને તમારું જે સોરી, आवाज બહુ જ ધીમો આવે છે. हाँ, पीनट बटर के बारे में क्या? હા, લઈ શકાય. પીનટ બટર લઈ શકાય, તમે એકલું બટર પણ લઈ શકો. પણ હું એવું સજેસ્ટ કરું છું કે આ બટર છે, ચીઝ છે, એ બધી ડેરી પ્રોડક્ટ છે એ કંઈ ફ્રેશ નથી હોતી, એ બનાવીને પડી રાખેલી હોય છે, એ ફેક્ટરીમાંથી ડાયરેક્ટ. તો તમે એવું કેમ ફૂડ ના લો કે જે તમને ડાયરેક્ટલી ફ્રેશ મળે છે. તમે ઘઉંની રોટલી ખાશો ને પીનટ બટરની જગ્યાએ, રોટલી 2ની જગ્યાએ 3 ખાશો અને લીલી શાકભાજીનો ઉપયોગ તમે વધારે કરશો તો તમારે પીનટ બટર લેવાની પણ જરૂર નહીં પડે. તો હું એવું સજેસ્ટ કરું છું કે તમે ફ્રેશ વસ્તુ વધારે તમારા ફૂડમાં ઇન્ક્લુડ કરો, નહીં કે ડેરી પ્રોડક્ટ્સ અને જે ફેક્ટરીમાંથી પેકેટોમાં બનીને આવે છે એ વસ્તુ. હલો, હેલ્ધી હોય છે પણ
પીનટ બટર એ ફ્રેશ તો નથી હોતું ને. એ સપોઝ કે તમે આજે પીનટ બટરની બોટલ લાવે તો તમે એની પર વાંચીને જોજો કે એની જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ છે ક્યારની છે. હું એવું નથી કહેતી કે પીનટ બટર ખરાબ છે, પણ એ પણ તમે ખાઈ શકો. પણ તમે ફ્રેશ વસ્તુ અત્યારે શિયાળામાં તો ભરપૂર પ્રમાણમાં એટલું શાકભાજી મળે છે ફ્રેશ, કે એ અને તમે બાજરીના રોટલા લેશો ને તો તમારે કશું જ ખાવાની જરૂર નથી. કોઈ બી પીનટ બટર, ચીઝ કે કઈ જાતની વસ્તુ નહીં. એમાં જ તમને એટલી તાકાત મળી રહેશે, એમાં જ તમને એટલું પ્રોટીન મળી રહેશે કે તમે મહિનો ખાલી જે આપણું સાત્વિક અને દેશી ભોજન છે એ લેશો ને તો મહિના પછી તમારા વેટમાં તમને ફેરફાર થયેલો લાગશે. દૂધ તમે લઈ શકો છો. દૂધની મલાઈ જે આવે ને, મલાઈ, એ પણ તમે ચીઝ ખાતા હોય ને એ રીતે મલાઈ ખાલી ખાઈ જાઓ તો પણ તમારા શરીર માટે એટલું ફાયદાકારક છે. હા, ખવાય ને. ઊંધિયું તો બેસ્ટ છે. ઊંધિયામાં તો કેટલું બધું સુરતી પાપડી આવે છે, મુઠિયા એની અંદર જે આપણે બનાવીને એડ કરીએ છીએ, લીલી શાકભાજી. હું ઊંધિયાની રેસીપી અઠવાડિયામાં જ પોસ્ટ કરવાની છું, અને એમાં એબ્સોલ્યુ કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રોબ્લેમ કેમ થાય મેં તમને હાલ જ કીધું. તમે ખાઓ છો, ખાધા પછી તરત જ બેસી જાઓ છો, સૂઈ જાઓ છો, તમારું ખાવાનું તમે પચવા નથી દેતા, એના કારણે કોલેસ્ટ્રોલ તમારા શરીરમાં થાય છે. પણ તમે ખાધા પછી ચલો તમે ફ્રી છો તો તમે વોક કરી આવો. ફ્રી ના હો તો એમને એમ જ તમારું ફૂડ જે છે એ પચી જવાનું છે. અને જો ફૂડ તમારું પચી ગયું, તમારું પેટ સાફ થઈ ગયું, તો તમને કોઈ પણ રોગ થવાની શક્યતા નથી. બરાબર છે. સોરી. હવે મસલ્સ, યસ સર. યસ સર. હા. મારી જે હા. હા. હું કોમેન્ટ્સ દરેક વાંચું છું અને દરેકના રિપ્લાય જેટલું પોસિબલ બને એટલું હું આપું પણ છું, કારણ કે એકચ્યુઅલી મારે 2 બાળકો છે એટલે મારા. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. તમે કોમેન્ટમાં લખશો, તમે જે પણ પ્રશ્ન પૂછશો, મારો પૂરેપૂરો ટ્રાય કરીશ કે હું તેનો આન્સર આપી શકું. કારણ કે હવે હું ફ્રેન્ડલી જો તમને વાત કરું, હું તમને જો વાત કરું તો મારા 2 નાના બાળકો છે અને 24 કલાકમાંથી 10 કલાક તો ફોન એ લોકો લઈને જ જતા રહે છે, એટલે મારા હાથમાં તો જલ્દી આવતો જ નથી. પણ હું પૂરેપૂરો ટ્રાય કરીશ તમારી દરેક કમેન્ટનો જવાબ આપવાનો. હા. હા, થેન્ક યુ. એની અધર ક્વેશ્ચન? ઓકે. ચોક્કસ. So can I speak something? Okay. Okay, welcome. Thank you.
थैंक यू सो मच। आप आपका सपोर्ट मुझे और आगे तक ले जाएगा और मुझे थोड़ा उत्साह मेरा बढ़ाएगा, और कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं भी, क्योंकि इसमें કેમ કે આમાં શું છે કે હું પણ હજી લર્નિંગ મોડમાં છું, હું કંઈક કુકિંગ માસ્ટર નથી બની ગઈ। તમે લોકો જે સજેસ્ટ કરશો એમાં હું કંઈક શોધી કરીને બનાવવાનો ટ્રાય કરીશ, મારી જોડે જે ઇન્ફોર્મેશન છે તમારી જોડે શેર કરવાનો ટ્રાય કરીશ, બસ બીજું કંઈ નહીં। ઓકે, થેન્ક યુ। ચોક્કસ, તમે જો આજે કહો તો આજે પણ હું રાત્રે ડિનરમાં તમને બધાને ઇન્વાઇટ કરી દઉં। ચોક્કસ। અને ઓકે, અને હું પણ એવું ટ્રાય કરીશ કે આના કરતાં પણ બીજો સારો ટોપિક જો મારી જોડે હશે તો એમાં હું થોડું ઇન્ફોર્મેશન કાઢીને તમને એક લેક્ચર આપવાનો ટ્રાય કરીશ। શ્યોર, થેન્ક યુ સો મચ। ઓકે, થેન્ક યુ।